अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक बड़ा और बुनियादी मसला पाकिस्तान की आवाम का है वो महंगाई है। पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा हैं, ओवरऑल महंगाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है वो खासी कम है कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़। मैं ज़्यादा दूर की या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया से अगर मौजना कर लिया जाए तो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में कम है। एक बड़ा वाज़े ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आज मौजूद हैं वो वाज़े तौर पर बता रहा है कि 90% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पिछली हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनमें 85.9% लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान उनकी आमदनी में कमी आई है। 50.6% लोगों ने इसे हुकूमती नाअहली करार दिया, 23.3% ने करप्शन, 16.6% ने पॉलिसी पर अमल दरामद ना होना और 9.6% ने हुकूमती मामलात में सियासतदानों की बेजा मदाखलत को ज़िम्मेदार ठहराया। मज़ीद उनका यह भी कहना था 66.8% अवाम का कि हुकूमत के एहतसाब की मुहिम को जुज़वी और नामुकम्मल करार उन्होंने दिया है कि जो एहतसाब का नारा लेकर आए थे वो भी जुज़वी है और नामुकम्मल है। तो ये तो एक सर्वे है। अब इसकी हकीकत को किस हद तक हुकूमत तस्लीम करेगी या नहीं, बहरहाल एक इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो ये बात कह रहा है और बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि तमाम लोग इस सब को फेस कर रहे हैं। वो चाहे आमदनी को लेकर मामलात हों, अपने इर्द गिर्द बेरोज़गारी को देखें, लोगों के रोज़गार को देखें, उसके साथ साथ तमाम अशिया खुरनोश जो भी ज़ाहिर है इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उसको पेट्रोल भी लेना है, उसको गैस भी चाहिए, उसको डेली इस्तेमाल की चीज़ें भी चाहिए। तो इट इज़ अंडरस्टूड फॉर एवरीवन कि यकीनन बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन अब मैं आता हूँ दिलचस्प बात की तरफ। वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ये आज अब से पहले तक ये मानते आए कि मुल्क में महंगाई है, महंगाई एक मसला है, ये महंगाई का नोटिस लेते रहे, महंगाई बढ़ती की कम नहीं हुई इनसे। अब आज ये एक नई इफ्तिताई तकरीब में एक तो पेशावर जाते हैं, वहाँ पर ये वायलेशन करते हैं जो इलेक्शन कमीशन के वाज़े अहकामात हैं कि शेड्यूल जब बल्दियाती इंतखाबात का जिसका ऐलान हो गया तो आप कोई स्कीम ऐसी नहीं जारी करेंगे, लेकिन वहाँ पर ये सेहत कार्ड बांटने के लिए जाते हैं और फिर वो वहाँ पर ये आवाम को ये बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और हौसला रखें अशिया खुरनोश की इस कीमतों में कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में पेट्रोल हमारा सस्ता है, डीज़ल हमारा सस्ता है, तमाम तर चीज़ें हमारी दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ती हैं। ये अगर दीगर ममालिक का मुवाजना डॉलर के रेट से कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, और जितनी पाकिस्तान की करेंसी को 30% से ज़ायद, इफ़ आई एम नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट फिगर जो मैं पढ़ रहा था कि 30% से ज़ायद डेप्रिशिएट हुई है इस हुकूमत में, 30 से 40% के दरमियान का कोई फिगर है। तो उसको बुनियाद बनाते हुए महंगाई किस तरह से कम है, ना कोई इकोनॉमिस्ट इस बात को समझ पा रहा है, ना आम आदमी ये बात समझ सकता है, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा। लेकिन पहले ये फवाद चौधरी साहब ने ये मंतक दी हमें और आज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही बात की। अब अगर तो ये मान लिया जाए कि महंगाई ज़्यादा है और हुकूमत कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग हार्ड, हम कीमतें कम करेंगे, तो शायद अवाम या इनके अपने वोटर सपोर्टर थोड़ा सा हौसला रखें और कहें कि जी नहीं कुछ कोशिश हो रही है। पर जब इस तरह की बात की जाती है तो फिर अवाम को लगता है कि शायद उनका तमस्खर उड़ाया जा रहा है, उनके साथ अब मजाक भी किया जा रहा है। पहले उन्हें रुस्वा किया गया है, अब उनके साथ उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बहरहाल ये किसको विच गैलरी इज़ प्लेइंग टू, मुझे ये नहीं समझ आए इन्होंने किन को सेटिस्फाई करना है, किन को ये बातें समझ में आ रही हैं, कितने फ़ीसद वो अवाम है। अगर ये 90% अवाम इस सर्वे के मुताबिक ये बात समझ रहे हैं कि महंगाई है और बहुत ज़्यादा हुई है इस हुकूमत में, तो फिर ये किसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं और महज ये बयानात किस हद तक इनके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ साथ जो वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर है मैं चाहूँगा उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करें। और तीसरा मामला गो के बात एक दिन पुरानी होगी, हमने कल भी बात की थी, लेकिन इट्स एन ऑन गोइंग इशू के 23 मार्च की तारीख दी है इस वक्त बड़ा वाज़े तौर पर PDM ने, और उनका ये कहना है कि ये अवाम का मार्च होगा। एक तो हमारी अफवाज का भी मार्च होता है, नेशनल डे को ये चूज़ कर रहे हैं, एक इंतहाई आम दिन को चूज़ कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद ये कोई बहाना है कि इसके दरमियान कोई रुकावट हो
उससे कोई माहौल पैदा हो, किसी तरह इस्लामाबाद तक ना पहुंच सकें और ये कहें कि जी हुकूमत ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की, अदरवाइज़ तो हम करोड़ों लोगों का समंदर लेकर आ रहे थे। हकीकत यह है कि हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही है, अपोजिशन में भी कोई ख़ास दमखम नहीं है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। और कंवर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। शिराज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये तो बड़ा एक कॉमन मसला है, हर आदमी इस पर बात करता है, टॉक शोज़ की बात नहीं है, जहाँ आप जाएँ इस पर बात हो रही। रोज़गार ख़त्म हो रहा है, ये कहते हैं करोड़ों नौकरियाँ हमने ऑलरेडी दे दी हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, ये कह रहे हैं दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान। शरद साहब, ये क्या, मैं समझने से कासिर हूँ, मैं मईशत को तो नहीं टेक्निकली को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझता, लेकिन जो मईशतदानों से भी हमारी बात होती है वो भी हंसते हैं इनकी बातों पे और वो भी हैरान होते हैं। अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन सा तबका है जो इस महंगाई से मुतासर नहीं हो रहा, इन हालात से मुतासर नहीं हो रहा, और वो कौन है जो इस मज़े में है या इस खुमार में है कि हम सस्ते तरीन मुल्क में रह रहे हैं, वाह जी वाह, मसला ही कोई नहीं। मेरा ख्याल में जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाएं तो मेरा ख्याल में इसको भी आप समझें कि एक नाकामी का एतराफ़ है, क्योंकि वो हुकूमत जिस तरह आप फरमा रहे थे अपने इब्तदाई में भी कि चंद रोज़ पहले तक इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है, लोगों के हालात बड़े मुश्किल हैं और उनके लिए दो वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है। अब वही हुकूमत कंपैरिजन ड्रा कर रही है और कंपैरिजन भी कैसे भोंडे अंदाज में कर रही है। जब आप अपनी करेंसी को डॉलर से कंपेयर करके करेंगे तो जाहिर सी बात लगेगा ऐसा कि शायद आप यहाँ पे जो एक कंपैरिजन ड्रा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में 243 का मिल रहा लीटर और यहाँ पे हम तो 143 का दे रहे हैं। और भाई मेरे, आप भारत की करेंसी को भी पाकिस्तान की करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे डॉलर कहीं 73 रुपए का और यहाँ पे 173 रुपए का है। तो मेरा ख्याल में ये कंपैरिजन ड्रा करके हुकूमत अपने आप को तो मुतमईन कर सकती है, लेकिन अवाम इससे हरगिज़ मुतमईन नहीं होंगे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ आपने बताई हैं कि पिछले 3 वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और इसके अलावा कई ऐसे हैं कि जिनकी सैलरीज के अंदर कट लगे हैं। फिर इन्फ्लेशन जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे मौजूद है। आपने देखा होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो आटा किस तरह पर केजी मिल रहा था, चीनी किस तरह मिल रही थी, दालें बाकी ज़रूरत की चीज़ें कैसे मिल रही थी और आज क्या उनके रेट्स हैं। तो हुकूमत को इस बात का इल्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और ऑयल प्राइसेस को लेकर शायद दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन नज़र आ रही है। लेकिन बात वही है जो आपने भी की कि वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बड़ी अच्छी है, गोया कि परचेजिंग पावर इतनी है कि वहाँ पे महंगाई आई भी है तो इस कदर महसूस नहीं हो रही जिस तरह पाकिस्तान में, जिस मुल्क के अंदर आलमोस्ट कोई 40-50% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हों, और वहाँ पे आप कहें कि क्योंकि ये दुनिया भर में एक महंगाई आई है तो पाकिस्तान में भी आएगी, पाकिस्तान उससे मुबर्रा कैसे रह सकता है। फिर उसके लिए जो आपने अरेंजमेंट्स किए हैं, गोया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अगर आप लोगों को 6 माह तक के लिए अगर कोई सब्सिडाइज राशन दे भी रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। गोया कि लोगों की ज़रूरत एक तो क्या ख्याल है आपका, आटा, घी और दालें और चीनी है, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में और ज़रूरियात नहीं है। गोया कि उनके लिए अद्वियात, उनके लिए कपड़े, उनके बच्चों की फीसें और उनके लिए बाकी लाइवलीहुड, उनकी वो ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। और दूसरा ये है कि आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 6 माह के अंदर हम लोगों को इस तरह की कुछ वो भी मखसूस लोग, गोया कि सारे नहीं, उनको आप सपोर्ट देंगे तो उससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं। मेरा ख्याल में इस बात का पीटीआई की हुकूमत को एतराफ़ करना चाहिए था कि दुनिया भर में जब क्राइसिस आते हैं उन क्राइसिस को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जाता है। यहाँ पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसका बड़ा बुरी तरह फेलियर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस एरिया को एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट दे के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक पाशी भी ना की जाए। बेहतर यह है कि फिर आप इस बात का एतराफ़ करें कि हमारे पास वो रिक्वायर्ड टीम नहीं है जो थ्रेट परसेप्शन भी का बेहतर तरीका रखती हो, जिसको मालूम हो कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या मसाइल हैं और फिर उनको हल करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्यों आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों एंड्स के ऊपर हुकूमत का बहुत बुरी तरह फेलियर हुआ है। राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? किस तरह से ये कि कह देना कि सब अच्छा है, सब सस्ता है, ये उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो ये कहा कि खिताब करते हुए कहा कि सेहत कार्ड गरीब और सफ़ेद पोश दोनों के लिए है। हमें कहा गया किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा? जब हम हुकूमत में आए तब KP दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर था, खौफ था, हमने गुर्बत को तेज़ी से कम किया, हमारा नस्बुल्लाइन फलाई रियासत बनाना है, गुर्बत को तेज़ी से कम किया। आप भी जाते होंगे KP भी, वहाँ के लोगों से भी सुनते होंगे, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए जी, ये जो नया पाकिस्तान है ना, ये सिर्फ हुकूमत के अंदर है। यानी वो KP के चीफ मिनिस्टर हाउस में होगा, वो गवर्नर हाउस में होगा, वो वज़रा के जो ऑफिशियल रेजिडेंट्स हैं उनमें होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, गवर्नर हाउसेज़ में है सारों में, और प्रेसिडेंसी में है। जहाँ आते उन्होंने चिड़ियाघर भी नया बनाने की कोशिश की थी, और फिर चूँकि मीडिया में आ जाता, और ये मीडिया की गेम थी सारी। आप अभी तेल की बात कर रहे थे सारी, देखें जब पाकिस्तान में यकम को पेट्रोल इन्होंने कीमत में ना बढ़ाई ना कम की, उस वक्त 6 रुपये 24 पैसे कम होनी थी। 2 रुपये 24 पैसे इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया, और 4 रुपये IMF के मुआहदे का टैक्स लगा दिया हम पे, जो PDL पे लगाना था इन्होंने। ओके, उस वक्त इंडिया में 16 रुपये सस्ता हुआ। उस वक्त हुक्मरान जितने थे समेत शहबाज गिल के, क्योंकि चीफ हुक्मरान वही हैं इस वक्त, ये सारे के सारे उससे पहले ट्वीट किया करते थे कि इंडिया में ये रेट है, इंडिया में ये रेट है। तो उस दिन जो 16 रुपये कम हुआ उसके ऊपर कोई नहीं बोला। यानी जो ओरिजिनल कमी थी, चले 4 रुपये टैक्स तो हमारे मुकद्दर में हर महीने आ गया, तो सेल्स टैक्स उससे पहले शहबाज गिल, हमाद अजहर सब ने ट्वीट किए कि देखें कप्तान आया है तो सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया। हमने इनको याद कराया कि भाई अब आपने 2 रुपये 24 पैसे क्यों बढ़ाया। फिर कहानी शुरू कर दी कि जी हमने तो टोटल पास ही नहीं किया था। भाई पास ना करना या करना, आप कहते थे नवाज शरीफ ने मसनूई तौर पे डॉलर को रोका, इसहाक डार की मदद से रोका, और वरना तो डॉलर बहुत महंगा हो जाता, लेकिन उसने बिजली गैस किसी चीज़ की कीमतें नहीं बढ़ाई, बल्कि माजी से कम हुई थी। अच्छा जी, वो सारा उनके ऊपर मलबा डाल दिया कि वो मसनूई था सारा सब कुछ। आम आदमी को तो खाना पीना ठीक मिल रहा था ना, अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा था तो काम स्टेबल था। अब इन्फ्लेशन भी अपनी बुलंद तरीन सतहों पे जा रहा है। पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो एक सर्वे आपने पढ़ के सुनाया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें कहा था कि पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं हुआ, मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी, जब ये चाइना जाते हैं तो चाइना का निज़ाम है, जब ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो रियासत मदीना का निज़ाम है, फिर ये स्कैंडिनेवियन निज़ाम ले आते हैं, ये अमेरिका जाते हैं तो UK तो जा नहीं सके अभी तक। वो शायद अभी तक इनविटेशन जो ये चाह रहे हैं सरकारी तौर पे ऑफिशियली इनको मदऊ किया जाए, अब तक नहीं बन रहा इनका काम। तो वो सारे सिलसिले देख के कि ये पता नहीं अल्लाह जाने कौन सा निज़ाम यहाँ इस मुल्क में, इस दुनिया में बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो अब अपनी मीटिंग्स में भी कहते हैं कि मुझसे लोग मजाक करने लग गए हैं और सोचते होंगे कि खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ता रहा और अब हमें सूफीज़म पढ़ा रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर उस पर अमल दरामद की रूह भी नज़र आनी चाहिए ना। आप तो साइकिल पर आपको आना था। अब वो लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल ही तनकीद हो रही है। भाई हम क्या करें, 3.25 साल में शिराजी साहब और मेरा एरिया एक ही रास्ते का DI खान जाने का है, जिसका 65% हकला जो DI खान रोड थी ये CPAC की हो चुका हुआ था। 3.25 साल में अब जब ये इफ्तिताह करने की टेंटेटिव डेट 13 दिसंबर आ रही है, तो उस 325 किलोमीटर में कोई एक सर्विस एरिया नहीं होगा, कोई वॉशरूम नहीं होगा, कोई पेट्रोल पंप नहीं होगा, कोई पंक्चर की दुकान नहीं होगी। मुराद सईद साहब होते कहाँ हैं ये तो बता दें। आखिर ये पैसा हमने ही देना है ना, आवाम की जेब से जाना है टोल की सूरत में, जो कर्जे लेके हम चीज़ें बना रहे हैं। इन्होंने पहले सखर मुल्तान मोटरवे को डिले किया, इन्होंने खानेवाल मोटरवे को डिले किया कि ज़ाहिर नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, डरते रहे, मोटरवे में भर्तियाँ नहीं करते थे, वहाँ की पुलिस नहीं लगाते थे। भाई अब कितना का आपने हमसे इंतकाम लेना है कि अगर ये सड़क बनेगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। फिर अब आपने नया दस्तूर किया कि जी हम तो आपसे ज़्यादा सड़कें बना चुके, नवाज शरीफ साहब आप बातें क्या करते थे। तो भाई कोई कर लो ना काम, कहीं पे तो जुट जाओ कि जी ये हमारी पॉलिसी और हमने इसका तसलसल लेके चलना है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। सही, ये रियलिटी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने बहुत तफसील से शायद अभी चंद चीज़ें बताई हैं, अगर हम गिनने बैठें तो पता नहीं कितनी तवील फहरिस्त है। कमर चीमा साहब एंजॉय कर रहे हैं जो सस्तापन है इस वक्त, जो आप जाते हैं ऐसी मुफ्त में चीज़ें लेके आ जाते हैं, दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क में रह रहे हैं ना, आपके लिए ट्रैवल करना इस वक्त मसला है,
पेट्रोल तो वाफर मिकदार में आप आराम से टैंक रोज़ फुल कराते होंगे। कैसा महसूस हो रहा है इस सस्ते तरीन मुल्क में जिसके आप बासी हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। जिस तरह पहले पैनलिस्ट दोस्तों ने कहा है ना कि हुकूमत स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो लोग समझते हैं कि अगर आपने ऑपोजिशन को या अवाम के रवैये को काउंटर करना है तो सिंपली नेगेट कर जाएं, कहें हमारा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, हुआ ही कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे ऑब्वियसली ये तो कुछ सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब एक तरफ हमें अकाउंटेबिलिटी की बातें बताते थे, रियासत मदीना की बातें बताते थे, और एक तरफ हमारे सामने ये चीमा साहब एक माजरत कता कलामी की मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई। आप चूँकि हैं भी इसी शोबे से वाबस्ता, ये अभी इतना बड़ा इज्तिमा था, पॉपुलैरिटी आपने चेक की है इमरान खान साहब की ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में? कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपकी नेचर ऑफ जॉब को समझते हुए मैं नहीं चाह रहा डिटेल में जाएं, लेकिन मुझे पता है, सबको पता है। मैं बता दूं या आप बताएंगे? वो मैं अब क्या बताऊं, मेरा भतीजा आप उन बसों के साथ गए थे या वो खुद से गई थी बसें स्टूडेंट्स को भर के? जी, वो मेरा भतीजा एक कॉलेज में पढ़ता है, तो वो मुझे 2 दिन पहले कह रहा है जी कि चाचू वो तो हमें उन्होंने कहा है कि एक आपने उस दिन जरूर आना है मंडे को, क्योंकि एक बहुत बड़ी कुछ सरकारी तकरीब हो रही है और स्पेशल मैसेज आया है। तो बच्चों की बसें भर के यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से जबरदस्ती ले गए, और मैं देख रहा था कि डार साहब का कह रहे थे टीवी पे, देखें ये इमरान खान के ऊपर एतमाद है। तो अभी उनको पता है कि लोगों को वैसे तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को ड्यूटी लगा दो कि वो अपनी बसों के ऊपर स्कूल के और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे वहां पे ग्राउंड में लेके आए, ताकि उसके बड़े बच्चों का पूरे दिन का इन्होंने जाया किया, एक दिन जाया किया बच्चों का। वो ना क्लासों में गए, तालीम का हर्ज ही नहीं हुआ। आपको पता है इस एंगल सर जितने बच्चे वहां ख्वार हुए हैं, जितनों ने मुझे कॉल और मैसेजेस कर करके जो बातें बताई हैं वो मैं टीवी पे बता नहीं सकता, आप बेहतर मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों का एक पूरा दिन जाया हुआ, किस वजह से? सर दिन तो जाया हुआ, पढ़ाई का वो तो छोड़े ना, जो वहां पे जो कुछ बच्चों होता के दिन की किसे परवाह है सर? आज 11वां दिन है फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल बंद पड़े हुए हैं हड़ताल से, कि ये फैसला पहले करते हैं सोचते बाद में है। इन्होंने मेयर के अंडर कर दिया, सारे स्कूल्स में तालीम नहीं हो रही 11 दिन से। चीमा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब भी कि तालीम नहीं है, डेली वेजेस पे सारे टीचर हैं बेसिकली। तो देखें आपके पास इस वक्त निज़ाम चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, सिर्फ टीवी पे बातें की जा रही हैं। और ग्राउंड आप अगर गांव में चले जाएं, लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि इस वक्त इन्फ्लेशन कहां पे है। नारे मार ले जितने मारने हैं, जारी बात है एक एहतसाब का दिन है और वो 2023 में आएगा। 5 साल इन्होंने, मेरा ख्याल है इनका हिसाब भी पीपल्स पार्टी वाला है कि बस ठीक है 5 साल पूरे करो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल क्लास थिक स्किन होती जा रही है कि भाई हमें 5 साल मिल गए, हमने टिका के एंजॉय कर लिया, अब ठीक है, अगर नहीं अब हमें 5 साल ऑपोजिशन ही करनी है। तो जो खाना है खा लो, जो साहब अब दिलचस्प बात तो ये है कि ये तो अगले 5 साल भी आने के दावेदार हैं। और दिलचस्प बात आपको पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की सर्वे से एग्जैक्ट फिगर कोट करके बता देता हूँ कि 2008 से 2013 तक महंगाई की शरह 2.5% थी और 2013 से 2018 तक सर 4.6% थी। अब की आपके सामने है। तो वो तो जितने मजे करते रहे वो तो अपनी जगह पे है, ये तो सारे मजे खुद ही कर रहे हैं। साहब एक पॉइंट, इस वक्त मैं आईएमएफ का डाटा आपको अगर कोट करूं तो 2021 में जो हमारे पास 8.9 या इससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट गई है, पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश में 5.5 है, श्रीलंका में 5.1 है, नेपाल में 3.6 है। पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। और ये खान साहब की हुकूमत और टेन्योर में अगर आप माजी में चले जाएं तो 2015 में 4.5% इन्फ्लेशन थी, जो 2018 तक 4% तक आ गई थी। मैं डाटा देख रहा था, यानी कि आप इमेजिन करें कि पिछले टेन्योर में 4% तक इन्फ्लेशन रह रही है पाकिस्तान में, अभी ये क्रॉस करके डबल डिजिट पे जा रही है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक हमें जो चीज चाहिए, ये इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जितनी मुल्क में हुई है कि वो कहते हैं ना कि बात नहीं करनी, डायलॉग नहीं करना, बैठना नहीं है। मुल्क में जितनी अफरा तफरी और तकसीम रहेगी उतना शायद उनको अच्छा लगता है। जितने लोग डिवाइडेड लेंगे, इनको वोट डालते रहेंगे, इस तरीके से काम नहीं होगा। जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है ना कि जितना कर्जा बढ़ रहा है ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है,
ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट अगर हम इसको अनर्थ करें और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को रीड करें अरसलान साहब के वाकई ये जो चीज है कि हम अगर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गया है कि हमारे पास अगर पैसे 6 ट्रिलियन इकट्ठा हो रहा है, हमारा खर्चा 8 ट्रिलियन है, हमारा 3 ट्रिलियन तो चला जाता है सिर्फ डेट सर्विसिंग में, 1.1 ट्रिलियन चला जाता है डिफेंस में, पीछे हमारे पास चीमा साहब राइटली पॉइंटेड, और ये ख्याल जाहिर कर दिया था बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही, और तब से हम हैरान होते चले आ रहे हैं और अब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद कुछ बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। शराई साहब, अब ये तो चलें, जो बात हो गई हम जितना भी करते रहें फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन ये इमरान खान साहब आज चले गए पेशावर, उधर जाके उन्होंने वो कार्ड बांटने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर उस अपना मौक़िफ़ इस सारे मामले पर रखता है। उसका रिबर्टल ये दिया जा रहा है कि जी वो कोई अवामी इज्तिमा या किसी जगह पर नहीं गए, एक सरकारी तकरीब थी जो कि चलती रहती है और चलनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसे? जो तनकीद चीज़ें सारी की जाती थीं, ये आप कुछ टाइम पहले भी दे सकते थे शेड्यूल जारी होने से पहले, या अब आप सब्र कर लेते? जनवरी की गालबन किसी और तारीख को दूसरा फेज़ है इसका, 4 नवंबर को अनाउंस हुआ है, जनवरी की एक और डेट है, उसके बाद आप जाते आराम से अवामी इज्तिमा भी करते, लोगों में हैंड बाय हैंड खुद कार्ड बांटते, मसला ही कोई नहीं था। बस मेरा ख्याल में उनके हिसाब से तो ये आईनी और कानूनी तरीका था, तो इसलिए उन्होंने अपना लिया। लेकिन मेरा ख्याल में इससे पहले सिर्फ यही नहीं, इससे पहले अगर आप देखें वो सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन हो जिसके अंदर आपके आरोज़ गायब हो गए, या फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे, उसके अंदर क्या कुछ हुआ कि आपके जो वज़ीर अमूर कश्मीर है किस तरह लोगों में रकूम तकसीम कर रहे हैं और किस तरह जो अपोजिशन जमातों के ऊपर वो फिक्रे कस रहे हैं, या किस तरह वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए कि जब उनसे कहा जाता है कि वो इलाका छोड़ दें, वहाँ पे मज़ीद कैंपेन नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी वो इंतखाबी जलसों में नज़र आते रहे हैं। और अगर वही शख्स जो एक मोतबर इदारे के अहकामात को दीवार पे दे मारे और अगले दिन फिर काबीना का इजलास और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हो, तो फिर आप उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं अरसलान? जब वो अपने मिनिस्टर्स को शाबाश दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह आईनी इदारों के अहकामात की धज्जियां बिखेरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा बल्कि आपको शाबाश मिलेगी, तो इसका मतलब है कि माइंड सेट तो एक ही है ना। लेकिन अफसोस इस बात का ज़रूर होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो हमें यहाँ पे खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरों में ये बताते हैं कि उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बड़े करीब से देखा है, उन्होंने ज़िंदगी की 18 बहारें बरतानिया में गुजारी हैं, वो ऐसे माशरे हैं कि वहाँ पर किसी पे करप्शन का कोई चार्ज आ जाए, अभी कन्विक्शन ना हो, लोग उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, कोई मीडिया हाउस उनको बुलाना पसंद नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मयारात आप लोगों को बताते हैं तो उन मयारात पे आपको खुद भी अमल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुल्क के जो हुक्मरान है, मुल्क की जो अशराफिया है, ये रोल मॉडल होती है आम आदमी के लिए। आप अगर आप इंतखाबी फ़ायदों के लिए इस तरह के चीज़ें करेंगे तो ये तो चीज़ें प्रैक्टिस आगे फिर होंगी, इनको ये चीज़ इनकरेज होंगी, बाकियों को भी हौसला मिलेगा कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नहीं सुन रहा, तो फिर जाहिर सी बात है आप बाकी जमातों को भी एक हौसला दे रहे हैं कि आप भी ऐसा करना चाहें फ्यूचर में तो कर सकते हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कि इस तरह आप जो इदारों की जो एक इख्तियारात है और उनकी जो इंडिपेंडेंस है और उनका जो मौसरपन है, गोया कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, 2014 का धरना उन्होंने किस बुनियाद पे दिया? उनका ख्याल ये था कि एक तो इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, इस मुल्क के अंदर मैंडेट को चुराया जाता है, लिहाजा इस मुल्क के अंदर इदारों को मजबूत होना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो जो अपने अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। तो मेरे भाई, आप इस वक्त तो आपके पास ये एक तरह से चांस है कि आप उन इदारों की इंडिपेंडेंस को मेक श्योर करें और उनकी तरफ से जो अहकामात आए उनको मिनो अन कबूल करें। लेकिन हमने देखा यह है
जो सियालकोट का मामला हो या उसके बाद दीगर मामलात हों, आपने तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक फरीक बन के आए हैं। और जिस तरह की ज़बान फिर इस्तेमाल की गई है, अगरचे जब एतराज़ात किसी जमात की जानिब से भी आए तो इलेक्शन कमीशन का काम तो यही है, माजी में हम यही तो रोते रहे हैं कि जब इस तरह के इस तरह की शिकायत आती रही हैं तो वो सर्द खानों में डाली गई हैं। पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को उठाया तो आपने कहा कि आप तो किसी के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा पॉइंट आ गया, मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। आमिर इलियास राना साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? कार्रवाई का इंतबाह तो किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या कोई कार्रवाई कर पाएगा वो इलेक्शन कमीशन जो फैसल वाडा को तारीख पे तारीख देता है, जो दीगर मामलात पर नोटिस करके कुछ खास नहीं करता, पीपल गेट अवे विद इट? अब ये वाकई कुछ कर पाएगा इलेक्शन कमीशन? कर तो सकता है, लेकिन आया करेंगे या नहीं? ये वही इलेक्शन कमीशन है जहां फॉरेन फंडिंग केस का मामला लटका हुआ है। का इंतबाह बाज़ाब्ता ख़त लिख देना सुबह सुबह कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप विज़िट नहीं करेंगे, और उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर का जाना, आप चाहे उसे कहें कि ये एग्जेक्टिव का ओहदा है, सब कुछ आप चले जाते, गपशप करके आ जाते, आप पैकेज ना अनाउंस करते, आप तकरीरें ना करते, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आप तो गए ही बल्दियाती इलेक्शन के लिए थे। अब आप ये देखें, जिस शराजी साहब जिस मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे अमूर कश्मीर का, गंडापुर साहब का, जो इनके अपने इलाके से हैं, डेरा इस्माइल खान से, ये साहब अपने ही इलाके में जो इनकी तकरीर आई है सोशल मीडिया पे सारी जगह पे कि इनके भाई वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं बल्दियात के, और तड़ी लगा रहे हैं ये कि जी अगर हमें वोट नहीं दिए तो मेरा भाई ही सूबाई वज़ीर बल्दियात है, ना फंड मिलेंगे ना दफ्तर में घुसने दूंगा। उसके ऊपर कौन सा कोई इखलाकी नोटिस गवर्नमेंट ने ले लिया कि भाई तुम क्या कह रहे हो? ये गवर्नमेंट बाकायदा जत्थेबरदार तैयार करती है, प्लान करके करते हैं। देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने जब कश्मीर के इलेक्शन में नोटिस नहीं लिया, अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के मुसलसल ले जाते रहे इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर कुछ नहीं कर सका। अब ये क्या करेंगे? ये नोटिस देंगे, नोटिस की बात उस तक जो पहला मरला है 19 दिसंबर वाला वो गुजर चुका होगा इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन का। बेसिकली ये इखलाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि आप, क्योंकि इमरान खान साहब तो इखलाकी तौर पे को हुमालिया की बुलंदी पे फाइज थे, मैं थे कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी आला अरफा तकरीरें जो ये किया करते थे, लोग समझते थे कि ये अगर उसका 10% भी कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ये टोटल माइनस में जा रहे हैं, भूल गए हैं वो सारे अखलाकियात। हाँ, कल फिर उन्होंने हमें सियालकोट की इंतहा पसंदी पे भाषण दिया, जैसे वहाँ से कहा था कतर से कि मैं आऊँगा और आके कैफर किरदार पे पहुँचाऊँगा सानिया साहिवाल के ज़िम्मेदारों को। तो हम तो इनकी किसी बात पे अब इस तरह तो नहीं ना हम यकीन कर सकते। इनको रिटन ऑर्डर लेटर जा रहे हैं एक आईनी इदारे के कि आपने विजिट नहीं कर रही है, उसकी परवाह नहीं कर रहे। यही बेपरवाही इस पूरी हुकूमत का असल में एक निचोड़ है, जो जितनी इनकी पॉलिसी है कि सब कुछ किए जाओ और जो दिल करे कहो, जो दिल कहे वो करो। क्योंकि अगर ये दिमागी तौर पे सोच के कोई फ़ैसले करते तो 4 फैसले ऐसे ज़रूर हो जाते जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलत आती। इन्होंने खैरात बांटने को समझ लिया है कि ये वो काम है जो पूरी दुनिया मेरी पैरवी करेगी। वो पंजाब गवर्नमेंट क्या पैसे देगी? वो मतलब जो अभी इनका वो लतीफ़ा जो चल रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा कि वो एक साहब जी मेरा दिल 30 रुपए का, बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, मेरी कर दो। उसने कहा जी लोग चीख मारेंगे। उन्होंने कहा लोगों को चीख मारने दो, तुम कर दो। उसने कर दिया रेट, लोगों ने चीखें मारी। उसने उसको बुलाया कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने मेरी उसको चैलेंज किया अथॉरिटी को, चलो 20 रुपए कर दो। ये वो माफिया मिल के गेम प्लान करता है। पहले स्टॉक करते हैं चीज़ें, फिर महंगी बेचते हैं, जैसे चीनी 150, 60 पे 55 पे चली गई, पैसे कमा लिए और फिर हम पे ही एहसान किया जाता है। देखें जी 40 रुपए कम होगी और कोई मीडिया उनकी तारीफ ही नहीं करता। अरे भाई, आप 70 रुपए वाली चीनी पे शहबाज गिल का ट्वीट था, जब दोबारा वापस आई 70 पे। राना साहब पॉइंट आ गया सर। मैं जरा चीमा साहब की भी राय ले लूँ। मैंने पीडीएम के लाएमल पर भी एक कमेंट प्रिसाइज सा लेना है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है बात करने को। कमर चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मजमूई रवैये को, और आज फिर भी इमरान खान साहब का वहाँ जाना और ये कार्ड का इजरा वहाँ पर करना कैसे देख रहे हैं, और क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा या नहीं करेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के तो हाथ बांधे हुए गए हैं, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन डस्किया में क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला है, रिपोर्ट की फाइनल कंक्लूजन क्या है,
रिपोर्टें तो आ रही हैं, लेकिन अगर कंक्लूजन नहीं है, फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा, और जिस तरह रिसेंटली फवाद चौधरी साहब धमकियां लगा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को फंडिंग नहीं मिलेगी, और फिर जो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हुकूमत को देनी पड़ेगी। सो बेसिकली तो ये अपनी मर्जी से चीजें चलाना चाहते हैं धौंस से। और ये तो मेरा ख्याल है कि जो एनवायरनमेंट पाकिस्तान में हम चाहते हैं डेमोक्रेसी हो। मैं देख रहा था इंटेलिजेंस की जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन का इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट है, उसने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को 105 नंबर पर रैंक किया, यानी कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दुनिया हमारे खित्ते में सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स के जी हम हमारा हाइब्रिड रिजीम है। तो जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रवैये भी किस तरह है कि वो जब दिल करता है किसी इंस्टीट्यूशन को तड़ी लगा दी और कहा भाई हम नहीं करेंगे, हम तुम्हें पैसे ही नहीं देंगे, ये करो, तुम्हें ये करना होगा। सो मेरा ख्याल है कि और फिर रवैये जो होते हैं वो मैटर करते हैं। जिस तरह लेजिस्लेशन भी की उन्होंने, गो कि अगर इनके पास मेजॉरिटी थी तो कर सकते थे, लेकिन कंसेंसस बिल्ड करना ये रवैये हैं। डेमोक्रेसी रवैयों का नाम है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आप एक दफा इलेक्शन जीत के आ गया तो जो मर्जी से। देखिए IMF ने हमें बताया कि IMF ने हमारी हुकूमत को प्रेशराइज किया कि आप अपनी अवाम को बताएं कि जो पैसा कोविड फंड में लगा था उसमें 40 अरब का गबन हुआ है। अगर IMF पर प्रेशर ना डाले तो कब हमारी हुकूमत हमें बताती है? IMF कहता है कि आप ऑर्डिनेंस पास करके हमारे पास ना आए, जाएं आप अपनी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके आए। और IMF हमें जमहूरियत सिखाता है। सो फायदे देखें, चीजें तो बाहर की इंस्टीट्यूशंस हमें फोर्स करते हैं कि आप अपने बिहेवियर बदलें। हमने अपने बिहेवियर इंटरनली बदले नहीं और अकाउंटेबिलिटी हम नहीं कर सकते। अवाम को एट लार्ज जमहूरियत की डेफिनेशन का पता नहीं है। वो समझते हैं वही बिरयानी, वही नून लीग पीपल्स पार्टी, और जिस तरह अभी इमरान खान साहब समझते हैं कि जितनी ज्यादा मैं डिवीजन पैदा करके रखूंगा उतने ही मेरे हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे। और आपको पता है PTI में क्राइटेरिया ये है कि जितना कुछ ज्यादा टफ टाइम अपोजिशन को दे खान साहब उतना उसको पसंद करते हैं। सो ये जो जेस्चर है, ये तकसीम करना, और जब इमरान खान साहब खुद भी तकरीर करते हैं और उनको पता है कि फिर वो ऊपर बाजू कर लेते हैं और आज आपको मजा आएगा जो मैं बातें करूंगा, वो सोच प्लान करके आते हैं और हमारी कौम का फिर मिजाज भी इस तरह का है। सो ये हमें जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी पिछले, अगर हमें ये मौका मिला है कि 5 साल अगर कोई हुकूमत पूरे ही करने का मौका मिल रहा है किसी को, तो अब हमें भी एट इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल क्लास को सीखना होगा। इस तरह के रवैयों से नुकसान डेमोक्रेसी के हो। बिल्कुल सही। शराज साहब, कैसे देखते हैं अब जो ये PDM ने ऐलान किया है? पहले पता लगा मौलाना साहब नाराज़ हैं, फिर वो कह रहे हैं मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, फिर कब मार्च कर लेते हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऑप्शन महफूज रखते हैं, फिर मार्च के लिए 23 मार्च की तारीख दे दी। ये क्या हो क्या रहा है? मतलब हुकूमत तो मजाक कर ही रही है अवाम के साथ। दिलचस्प बात यह इस दफ़ा अपोजिशन भी कर रही है। सर मेरा ख्याल में PDM के लिए जो डिसाइसिव मोमेंट आया था वो गुजर चुका है, वो मौका वो गवा चुके हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी जगह पे गुस्सा ज़रूर मौजूद है हुकूमत के ख़िलाफ़, वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। एक तो ये है कि अब 2022 शुरू होने को है, तो 2023 में इलेक्शन होने हैं। अब इस मौके पे इस्तीफ़े देना उनकी कोई अहमियत नहीं बनती। और दूसरा ये है कि जब ये इत्तेहाद इतना बड़ा था और कुछ करने के काबिल भी था और कुछ करके दिखाया भी था, गोया कि मरकज़ के अंदर इस्लामाबाद में इस इमरान खान से एक सेनेट की सीट छीन लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उससे लग रहा था कि हुकूमती कैंप्स के अंदर एक खौफ तारी हो गया है। लेकिन उसके बाद आपने भी देखा, मैंने भी देखा है कि ये बुनियादी तौर पे अवाम का मुकदमा नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने लिए स्पेस हासिल करना चाह रहे थे। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी एक किसी एग्रीमेंट में चली गई है, और नून लीग के बारे में भी कहा जाता है कहीं बैक डोर से कुछ ना कुछ राब्ते चलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। तो इसमें सारी तो अब जो बात शायद साहब माजी की तरह फिर कहीं अकेले ही तो नहीं मौलाना मार्च लेके आ रहे होंगे? नहीं, आपके बार नहीं आएंगे। उनको पता है कि अब उस इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे तो उनकी सियासी बका है, अदरवाइज अकेले हो गए तो पार्लियामेंट में तो पहले मौजूद नहीं है, उनकी सियासी मौत हो जाएगी। तो मौलाना साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पता है कि ये अकेली जंग वो नहीं लड़ सकते, उनके साथ कोई होगा। मैं ज़रा सर यही बात आगे लेके जाता हूँ राना साहब की तरफ। वो समझदार आदमी है, समझदार ज़ीरक सियासतदान है राना साहब, ये हम सब जानते हैं। फिर ये कर क्या रही है? पहले पीपल्स पार्टी कर गई, अब नून लीग कर क्या रही है उनके साथ? इतनी तजर्बा, इतनी उनकी सियासत। आप देखिए, PDM को बनाने में बुनियादी किरदार पीपल्स पार्टी का था, मेज़बान भी वही थी, और उससे पहले PMLN से पीपल्स पार्टी ने गारंटी ली थी कि उनके जो 8, 10, 15 लोग मेन हैं पंजाब में, उनके लिए PMLN फैसिलिटेट करेगी कि अपने कैंडिडेट नहीं देगी।
उसकी बुनियाद पे ये इत्तेहाद बना था कि चलें ठीक है कुछ पंजाब से रिवाइवल हो जाएगी। लेकिन जब सिंध हुकूमत के जाने और ख़ात्मे का जरदारी साहब को हुआ तो वो ANP को साथ लेके एकदम उड़नछू हो गए और इत्तेहाद एक्चुअली जो PDM बना था वो तो हो गया ख़त्म। अब उसके अंदर मौसर कुव्वत जहाँ PMLN है वहाँ मौलाना फजलुर रहमान है। अब क्या ये दोनों लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। इसीलिए उन्होंने 23 मार्च की डेट दी कि बहुत सारी चीज़ों का कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ तब्दीलियां महीने 1.5 महीने के अंदर विजिबल हो जाएंगी। जो शायद खकान अब्बासी बार बार कह रहे हैं कि अगर इदारे न्यूट्रल हो जाएं तो अदम इत्मीनान लाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आप अदम इत्मीनान लाएँ तो बंदे भी तो आपने ही पूरे करने हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह इशारे से बात की और ये लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि क्या न्यूट्रलिटी बनती है इदारों की कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ करती है अपना कोई काम तो फ़ोन कॉल्स ना आएँ, जो शायद खकान अब्बासी ने बड़ी तफसील से कल नैब कोर्ट के बाहर भी बात की है। मतलब कोई और अवामिल कारफरमा ना हो, कोई और अवामिल कारफरमा ना हो तो ये अपना काम कर लेंगे। थोड़ी सी बात अरसलान साहब, ये महंगाई का जो मिनी बजट आना है ये उसके भी इंतज़ार में है। ये ऐन मुमकिन है चाहे सर्दी हो या कुछ हो, जो 400 अरब रुपए के टैक्स लगने हैं ये उससे भरपूर ये सारी वो चीज़ों का। मैं चीमा साहब से क्विकली राय ले लूँ। चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं PDM की सियासत को? देखिए, PDM की कोई सियासत नहीं है। देखिए, आपने 4 महीने का टाइम दे दिया मार्च का, सिर्फ 4 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है ताकि मीडिया में डिस्कस होता रहे मार्च होगा, मार्च होगा, मार्च होगा, यही बात है। और उसके बाद उनको पता है कि अगले साल के एंड तक तो वैसे ही इलेक्शन शुरू हो जाना है, तो अच्छा है कि बस ये थोड़ा गैप ले लिया। और इस्तीफे करने कोई देने कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी इसमें है नहीं है। मौलाना, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मौलाना ने तो बहुत मार्च करने थे। ये तो मौलाना ने समझ PMLN शायद मौलाना को रोक रही है। मौलाना का दिल करता है मैं ज्यादा मार्च करूं बिकॉज एक्चुअली मौलाना साहब के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो एक मुश्किल में है असल में। सो PDM का एक्चुअली जो विजन है वो तो है कोई नहीं। ऑपोजिशन तो उनसे हो ही नहीं रही। जिस तरह ऑपोजिशन करनी चाहिए वो मीडिया पे ऑपोजिशन कर ले, वो पार्लियामेंट के अंदर कर ले, वो बाकी जगहों पे कर ले। स्ट्रीट एजिटेशन बड़ी कॉस्टली हो चुकी है। राइट चीमा साहब, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से। इतने अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।